इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और मेरे वरिष्ठ मित्र, जिनके साथ मुझे राज्यसभा में लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे साथी डॉक्टर संजय सिंह जी, हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अमिता सिंह जी, हमारे जो यहाँ आप सबके बीच में हमेशा विद्यमान रहती हैं, श्री रश्मि सिंह जी, श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री राजेश मसाला जी, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, श्रीमती मंजू मौर्य जी, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, श्री अलगू यादव जी, श्री प्रवीण सिंह जी, काशी प्रसाद तिवारी जी, गोविंद नारायण शुक्ला जी, सुरेश मौर्य जी, सुरेश गुप्ता जी, अजय तिवारी जी, के शर्मा जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दिलीप विश्वकर्मा जी, मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी जी और चंद्रकेश यादव जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे देवी और सज्जनों, महिला शक्ति, युवा शक्ति और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज अमेठी में इस ऐतिहासिक स्थान पर आने का मौका मिला है, जो पुण्य भूमि भी है, पवित्र भूमि भी है और वीरों की भूमि भी है, क्रांतिकारी भूमि भी है, जिन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों को जन्म दिया और देश की आजादी में अपना योगदान किया। ऐसी पुण्य भूमि, धार्मिक भूमि और वीर भूमि को मैं नमन करता हूं और आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे संजय जी के लिए यहां पर आप सबके साथ मिलकर वोट के आह्वान करने के लिए चुनाव में आने का मौका मिला है। वैसे संजय जी एक अपने आप में व्यक्तित्व हैं और उनको किसी राजनेता की आवश्यकता चुनाव में समर्थन के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में परिपूर्ण है और वो आपसे सीधी बातचीत करके आपका आशीर्वाद सदा सदा प्राप्त करते रहे। ऐसी शख्सियत के लिए मेरा आना आवश्यक नहीं था, लेकिन मैं इसलिए आया कि एक अपने मित्र, एक अपने साथी, जिनके साथ मैंने लंबे समय तक राज्यसभा में काम किया, लोकसभा में काम किया, ऐसे साथी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरा तो आना ये मेरी जिम्मेवारी होती है। इस कारण से मैं आया हूं। मित्रों, बहुत कम लोग जानते हैं कि संजय जी ने एक राजनीतिक जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर और जीवन भर उस काम को उद्देश्य के कभी भी उसके साथ समझौता नहीं किया और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं। आज हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर काम कर रही है। हमारा लक्ष्य था धारा 370 को समाप्त करेंगे। बाकी किसी राजनीतिक दल का यह लक्ष्य नहीं था, सबने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। देश जाए जहां जाना है, तुष्टीकरण की राजनीति उनका स्वभाव बन गई थी। अकेली भारतीय जनता पार्टी थी जो सन 52 से कह रही थी एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। अकेली भारतीय जनता पार्टी, बाकी सभी पार्टियां विरोध में खड़ी थी।
लेकिन आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी की इच्छा शक्ति और गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति, जो धारा 370 के खिलाफ हम लगे, और आपको जानकर के खुशी होगी कि धारा 370 को हम धाराशाही कर सके, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं धारा 370 की बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि उस समय संजय भाई ने धारा 370 के लिए, यानी देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ी, लेकिन देश बचे इस बात के लिए अपना योगदान किया। यह हमको याद रखना चाहिए। मुझे याद है, मैंने आज भी कहा था संजय जी को कि आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा देश के लिए धारा 370 समाप्त करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा, और ये सौभाग्य है कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, इसके लिए मैं आपको ध्यान देता हूं। मित्रों, ये मैं इसलिए आप सबसे चर्चा कर रहा हूं कि यह चुनाव के इतिहास के पृष्ठभूमि को हमको समझना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में तो कानून नंबर से बनता है, पार्लियामेंट में तो कानून वोट देने से बनता है, और वहां पर संजय जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर के जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा बने, इसके लिए अपना सब कुछ दिया। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, हम वैचारिक पार्टी हैं, आपके ध्यान में आया भी होगा। अभी महेश जी कह रहे थे कि जय श्री राम के नारे लगाओ। हमको यह भी समझना चाहिए। आप बताइए, यह चुनाव आ गया, ये समाजवादी पार्टी आपसे वोट मांगने आ रहे हैं ना? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इनसे कभी पूछा कि भैया ये कार सेवकों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी थी ना? पूछा कभी आपने? आज ये वोट मांगने आ रहे हैं। ये जब वोट मांगने आए तो इनको बोलो कि भाई तुम्ही ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, और आजकल अखिलेश जी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं मंदिरों में। अब घंटी बजा के क्या होता है? घंटी तो बज चुकी है, अब तो भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को 13वीं शताब्दी के 3 तलाक के दंश से इनको मुक्ति दिलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बीजेपी ने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कोई पार्टी पूरा नहीं कर पा रही थी। तुष्टीकरण की राजनीति ने उनको कायर बना दिया था, उनको पंगु बना दिया था। यह मोदी जी की इच्छा शक्ति थी, जिन्होंने 13वीं शताब्दी के दंश और 13वीं शताब्दी का काला कानून 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजाद कराने का काम किया। तो मोदी जी ने किया, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं और याद दिला रहा हूं कि विचारों की पार्टी, देश को मजबूती देने के लिए पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करके चलने वाली पार्टी, किसी विशेष जाति की पार्टी नहीं, किसी विशेष धर्म की पार्टी नहीं, सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी, ये पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी। और देखो मित्रों, गरीब की कोई जाति नहीं होती, वंचित की कोई जाति नहीं होती, पीड़ित की कोई जाति नहीं होती, शोषित का कोई धर्म नहीं होता, दलित का कोई जाति नहीं होती, यह गरीबी किसी की जाति नहीं होती। सबके लिए विकास करने का काम अगर किसी ने पकड़ा है तो मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में हम पूरा कर रहे हैं, यह मैं कहना चाहता हूं। आप बताइए, कभी हमने किसी आयुष्मान भारत के प्रत्याशी से पूछा है कि तुम्हारी जाति क्या है? कभी किसी को
प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने में कभी किसी का धर्म पूछा है? कभी हमने सौभाग्य योजना में बिजली देने के लिए किसी की जाति या धर्म पूछी है? कभी हमने किसी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन देने में किसी की जाति या धर्म पूछी है? हमने हमेशा गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस लेकर के चले। आप बताइए, आज मोदी जी का राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पीछे सुनना चाहता हूं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और उसके साथ साथ योगी जी का राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये डबल इंजन है भैया, डबल इंजन। मोदी जी का राशन भी और योगी जी का राशन भी। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? पक्के घर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं मित्रों? और पक्के घर कैसे? रसोई घर के साथ, गैस के चूल्हे के साथ, शौचालय के साथ और अहाते के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि घर का मालिक मालिक नहीं होगा, घर का मालिक मालकिन होगी, महिला होगी, महिला सशक्तिकरण माता होगी। यह विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। आयुष्मान भारत, आज से 5 साल पहले किसी गरीब का, अगर किसी गरीब के घर में कैंसर हो जाए तो संजय जी भी जानते और हम भी जानते थे, चिट्ठी लिख लिख के थक जाते थे। प्रधानमंत्री, वो कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री राहत योजना, मुख्यमंत्री राहत योजना, इसके किडनी का ऑपरेशन है, इसको 1 लाख दिला दो, इसको दिल का ऑपरेशन है, इसको 2 लाख दिला दो। और फिर 10 चिट्ठियां लिखते थे, 3 कबूल होती थी, 7 छूट जाती थी। और गरीब आदमी का घर बिक जाता था, मकान बिक जाता था, अगर उसके घर में किसी को कैंसर हो जाए या किसी को दिल की बीमारी हो जाए या किसी को किडनी की बीमारी हो जाए। गांव में क्या बोलते थे, बाबा डॉक्टर कहीं ना कहीं आराम चाहिए। ये आराम इस करके चाहिए क्योंकि इलाज के पैसे नहीं आई, इलाज का पैसा नहीं था, इसलिए बोलते थे गांव में आराम करने के लिए कहा है डॉक्टर ने। डॉक्टर भी क्या करता। लेकिन आज मोदी जी ने देश को दुनिया का सबसे बड़ा गरीब आदमियों के लिए इलाज का कार्यक्रम चलाया है, तो दुनिया का सबसे बड़ा आयुष्मान भारत चलाया है, यह हमको याद रखना चाहिए। 50 करोड़ संख्या के गरीब लोग 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी के इलाज के लिए हर साल पैसा, हर साल, अगर एक परिवार को 20-21 में 5 लाख मिला है और वो 5 लाख इलाज में खर्च हो गया है, तो 22-23 में फिर से नया 5 लाख मिलेगा, लेकिन वह हमेशा इलाज के लिए उसको पैसा मिलेगा, इसकी चिंता की गई है। और आप अमेठी से जाकर के कैंसर का अस्पताल मुंबई में जाके ऑपरेशन कराओ, मोदी जी का पैसा अमेठी नहीं आएगा, सीधे दिल्ली से कैंसर अस्पताल मुंबई चला जाएगा और आपका इलाज मुफ्त में हो जाएगा। यह व्यवस्था की गई है। इसलिए मित्रों, आज और कौन है ये आयुष्मान भारत में? गरीब लोग, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, घोड़े के पांव में नाल लगाने वाला, जूते काटने वाला, बेचारा जिसको कोई पूछता नहीं था, आज वो गोल्डन कार्ड मोदी जी का लेके घूमता है, 5 लाख रुपए का इलाज कराने की ताकत लेकर के घूमता है। इसलिए मित्रों, आप बताइए, कभी किसी ने सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगी? कभी सोचा था किसी ने? आज किसान को पेंशन लग रही है। कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर 2 महीने, हर 3 महीने पर 2-2 हजार रुपया मिलेगा? मोदी जी ने 10 करोड़ 50 लाख किसान को 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 180 लाख करोड़ रुपए आप किसानों के खाते में डालने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, एक प्रयास हुआ है, गरीब की तस्वीर बदलनी चाहिए, उसका सशक्तिकरण होना चाहिए, उसकी मजबूती होनी चाहिए। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस में,
कहीं गंगा एक्सप्रेसवे, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 4 लेन 6 लेन 4 लेन 6 लेन। बोलो तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है उत्तर प्रदेश की? बदली है कि नहीं बदली है? पहले उत्तर प्रदेश का मतलब पता ही नहीं चलता था, सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, मालूम ही नहीं चलता था। 6-6 घंटे लगते थे, 7-7 घंटे लगते थे। आजकल 2-2 घंटे में आप लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? बताइए, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? मित्रों, आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये एक्सप्रेसवे नहीं है, ये विकास की गंगा है। ये याद रखना, इसको समझ लेना, ये विकास की गंगा है और इसीलिए इसको आगे लाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। आप देखिए, अटल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है उत्तर प्रदेश में कि नहीं बन रही है? 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिले कि नहीं मिले? आयुष यूनिवर्सिटी बन रही है कि नहीं बन रही है? एक समय में यहां उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की जनसंख्या में, उस समय 22 करोड़ थी, 14-15 मेडिकल कॉलेज थे। आज उत्तर प्रदेश में मोदी जी के द्वारा 59 मेडिकल कॉलेज हैं, देश का सबसे ज्यादा। और मुझे बताया गया कि अमेठी में भी एक मेडिकल कॉलेज दिया गया है 292 करोड़ रुपए की लागत से। एक अमेठी को भी मेडिकल कॉलेज। यह अमेठी का मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, यह मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक दवाई की दुकान की दुनिया होगी, एक यहां पर डायग्नोस्टिक सेंटर की दुनिया होगी और यहां से पढ़ने वाला बच्चा हर गांव में जाकर के डॉक्टरी करेगा और इलाज करेगा। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, एक नए आयाम को लेकर के हम चल रहे हैं। इस बार के बजट में 60 लाख नौकरियां प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के द्वारा दी जा रही हैं। एक साल के अंदर 25,000 किलोमीटर सड़क बनेगी और 20,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे। एक साल के अंदर लगभग 80 लाख नए घर बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में और उसमें लगभग 48,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। एक साल के अंदर लगभग 3 करोड़ 80 लाख लोगों के घरों में जल के लिए नल लगाया जाएगा और जल पहुंचेगा और उसके लिए 60,000 करोड़ रुपए एक साल में खर्च होने वाले हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, जब योगी जी ने 5 साल पहले उत्तर प्रदेश को संभाला था तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक जगत की स्थिति 7वें नंबर पर थी। आज 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, दूसरे नंबर पर। और आप संजय सिंह जी को जब आशीर्वाद देंगे तो ये आने वाले समय में पहले नंबर पर खड़ा होगा, ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से 5 साल में 10 नई यूनिवर्सिटीज आई हैं, 77 कॉलेज खुले हैं, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। विकास की गंगा बही है। बोलिए, इस गंगा को बनाए रखना है कि नहीं बनाए रखना है? बनाए रखना है कि नहीं बनाए रखना है? इसलिए मित्रों, और जो हमारा संकल्प पत्र है, अब बताइए, बहनों को चूल्हा मिला कि नहीं मिला? सिलेंडर मिला कि नहीं मिला है? और अब बहनों, हर दिवाली होली में योगी जी की तरफ से 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलेंगे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। बच्चियों को, पढ़ने वालों को मोपेड, स्कूटर मिलेगा। 2 करोड़ नौजवानों को लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा ताकि वो पढ़ करके अच्छे से आगे बढ़े और दुनिया के साथ कंपीट करे। इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मित्रों, मैंने आपके सामने विकास की कहानी तो कह दी, विकास के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन मैं कुछ आपको उत्तर प्रदेश पे काले बादल जो मंडराते हैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। आप बताइए, 5 साल पहले यहां माफिया राज था कि नहीं था? उत्तर प्रदेश में माफिया राज था कि नहीं था? बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी ना? नहीं थी ना? दंगे होते थे ना? देखो मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूं, 5 साल पहले आप बताइए, ये आजम खान दनाता था कि नहीं? आजम खान दनाता था कि नहीं? बताओ, दनाता था कि नहीं? मुख्तार अंसारी दनाता था कि नहीं? आप बताइए, आतिक अहमद दनाता था कि नहीं?
और कानून वही था। आजकल 5 साल से ये तीनों लोग जेल के अंदर हैं कि नहीं है? जेल के अंदर हैं कि नहीं है? आजकल ये तीनों जेल के अंदर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। अब बताइए, कानून वही है, कानून वही है, मुजरिम वही है। एक समय में नेता बनकर के दंडनाता है और एक समय में जेल के अंदर होता है। यह फर्क किस बात का है? फर्क यह है कि अखिलेश ने कानून के प्रति आंखों में पट्टी बांधी थी और योगी जी ने कानून की रक्षा करने का प्रण लिया था। इस कारण से यह माफिया राज खत्म हुआ है। आजकल इनके नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। ये आधे जेल से लड़ रहे हैं, आधे बेल पर लड़ रहे हैं। और अखिलेश जी की भाषा देखिए, इनको साहब साहब करके संबोधित करते हैं। जो जेल में मर्डर के मुकदमों में जाए, गरीबों के जमीन हड़पने के मुकदमों में अंदर हो, जिनको निकलना मुश्किल हो, उनको साहब करके बुलाएं, तो ये कौन सी दोस्ती है? ये दोस्ती ये है कि तुम जेल के अंदर देखो, मैं जेल के बाहर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये माफिया राज को समर्थन देने का तरीका है। मित्रों, पिछले 5 सालों में 200 दंगे हुए। अखिलेश पिछले 5 सालों में अखिलेश जी के जमाने में 200 दंगे हुए और योगी जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ये राजा का फर्क है, ये नेतृत्व का फर्क है, जिसको हमको समझना चाहिए। आप बताइए कि पिछले 5 साल में मुजफ्फरनगर में 5 साल पहले 93 लोग मारे गए थे कि नहीं मारे गए थे? कैराना से 60 परिवार पलायन कर गए थे कि नहीं कर गए थे? आज वापस आ गए कि नहीं आ गए? आराम से, अमन चैन शांति से रह रहे कि नहीं रह रहे? ये हमको समझना पड़ेगा, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं मीडिया को चाहूंगा कि आप जब भी अखिलेश जी आए तो उनसे आप पूछें कि आपने इन केसेस के बारे में क्या किया था। मित्रों, एक 23 नवंबर 2007 को मैं आपके सामने पत्रकार बंधुओं के लिए तारीख बता रहा हूं। 23 नवंबर 2007 को कचहरी में, अयोध्या के, लखनऊ के और वाराणसी के कचहरी में एक साथ बम ब्लास्ट हुआ था और उस बम ब्लास्ट में 15 लोग मारे गए थे, 50 लोग घायल हुए थे। इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेवारी ली थी और उन्होंने उसके साथ साथ बॉम्बे का लोकल ट्रेन की घटना, श्रमजीवी की घटना, ये दशाश्वमेध घाट पर की घटना, दिल्ली में सरोजनी नगर में और गोविंदपुरी में बॉम्ब ब्लास्ट की घटना, सबकी जिम्मेवारी ली थी। उस केस में एक तारिक कासमी नाम का व्यक्ति और एक खालिद मुजाहिद, ये 2 व्यक्ति, तारिक कासमी आजमगढ़ का रहने वाला था और खालिद मुजाहिद जौनपुर का रहने वाला था। ये 2 लोग पकड़ाए थे और ये सारे मुकदमे इन पर लगे थे। मैं आपको तारीख बताता हूं कि ये सारे लोगों को अखिलेश जी ने 26 अप्रैल 2012 बतौर मुख्यमंत्री इनके केस वापस लिए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप ये केस वापस नहीं ले सकते हो, ये भारत के संविधान के तहत, आईपीसी के तहत, कानून के तहत आतंकवादी का केस है, ये आप वापस नहीं ले सकते हो। केस फिर से चला था और चलने के बाद 4 जीवन यानी 4 बार आजीवन कारावास की कोर्ट ने सजा सुनाई थी, ये हमको याद रखना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, आप आज चुनाव लड़ रहे हो, मुख्यमंत्री बनने का शौक रखते हो, उत्तर प्रदेश में 3 आतंकी घटनाएं घटती हैं, आतंकियों को तुम पनाह देते हो, आतंकियों को तुम बचाते हो और उनके खिलाफ केस वापस लेते हो। कोर्ट ने मना किया है
और कोर्ट उनको सजा सुनाती है। क्या ऐसे मुख्यमंत्री तुम चाहते हो उत्तर प्रदेश का? क्या ऐसे मुख्यमंत्री चाहते हो? ये उत्तर प्रदेश का भला करेंगे क्या? मित्रों, एक और घटना सुनाता हूं और मैं चाहूंगा मीडिया वाले, आप हमको तो उतरते बाइट करते हो, जरा अखिलेश जी आए तो जेपी नड्डा की तरफ से प्रश्न पूछना। तारीख है 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की रात पर रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप में AK-56 के साथ आतंकवादियों ने हमला किया। 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, कैंप में सोते सोते मारे गए 7 सीआरपीएफ के जवान। उनकी माताओं की कोख सूनी हुई, बहनें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। एनआईए ने एक शहाबुद्दीन के नाम के व्यक्ति को पकड़ा जो बिहार का रहने वाला था। वो नेपाल और भारत के बॉर्डर पर पकड़ाया। जब उससे पूछताछ की तो 7 आतंकवादी सामने आए और शहाबुद्दीन वो लश्कर तौयबा का कमांडर इन चीफ निकला। उसने ये हत्या की थी। अखिलेश जी ने उसको भी 26 अप्रैल 2012 को सामाजिक सद्भाव के तहत, ये देखो सामाजिक सद्भाव, आतंकवादी को छोड़ना सामाजिक सद्भाव है, उनके तहत केस को विड्रॉ किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर कहा तुमको विड्रॉ करने का अधिकार नहीं है। केस चला और बनारस के स्पेशल कोर्ट ने 4 लोगों को सजाए मौत सुनाई और 3 लोगों को आजीवन कारावास भेजा। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैंने अखिलेश जी पर चार्ज लगाया। मैं पत्रकार बंधुओं से चाहूंगा कि वो अखिलेश जी से पूछे, क्या ऐसा व्यक्ति संविधान की रक्षा करेगा? क्या आप बताइए, ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश की रक्षा करेगा क्या? मेरा गंभीर आरोप है। और मित्रों, आप तो किसान हो। किसान तो चावल के एक दाने से चावल की किस्म को पहचान लेता है। तो राजनेता भी राजनीतिक हरकत को देख करके उसकी भी नीयत को पहचान लेता है कि उसकी क्या नीयत रही है और क्या नीयत है उसकी। उत्तर प्रदेश की जनता जाए जहां जाना है, उसको तो तुष्टीकरण की राजनीति करके अपना गद्दी संभालने का शौक है और कुछ नहीं। ऐसे लोगों को घर बैठाना जरूरी है। ऐसे लोगों को सत्ता से विमुक्त रखना जरूरी है। ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश को बचाना जरूरी है और उसके साथ साथ संजय सिंह जी को काम देना जरूरी है। इनको आगे बढ़ाना जरूरी है। यह हमको समझना चाहिए। और मित्रों, आपने संजय सिंह जी का भी वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा कि राजशाही तो गई होगी 50 साल पहले, लेकिन मेरी यानी उनकी अमेठी की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं गई है। वो जवाबदेही को संभाल के रखते हैं। ये बात उन्होंने कही और कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है, करके दिया है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि मेरे प्रिय मित्र संजय सिंह जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, एक वरिष्ठ साथी के रूप में हम लोगों ने लंबे समय तक काम किया, उनको आप चुनाव जिताएं। उनको चुनाव जिताने का मतलब ये आवाज सिर्फ अमेठी तक नहीं है, ये आवाज लखनऊ तक है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, आप सब लोगों को मैं यही निवेदन करने आया हूं। आप सब लोगों ने धूप में, कड़ी धूप में काफी देर इंतजार किया, तो मैं कई बार कहता हूं कि कल छांव का लुत्फ लेना हो तो आज धूप को सहना पड़ेगा। आपने धूप को सहा है। अब अगले 5 साल संजय जी के नेतृत्व में छाया में आप विकास कीजिए, आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।